नमस्ते एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को बैठ के शेयर और डिस्कस करते हैं, जो कि सोसाइटी में बड़ा अच्छा बदलाव ला रहे हैं अपने काम के ज़रिए। जिनने 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कथक गुरु हैं, आर्टिस्ट हैं और परफॉर्मर हैं, टीचर हैं और इंस्टीट्यूट चलाती हैं खुद का। आइए उनसे मिलते हैं, डॉक्टर स्वाति संजय पिल्ले जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, प्लीज़ जो मुझसे छूट गया हुआ आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। नहीं मन, तुमने तो बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया मेरा कि एक ही पर्सन टीचर भी है, परफॉर्मर भी है, गुरु भी है, कोरियोग्राफर भी है और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सोच रखने के लिए भी अगर एफर्ट्स डालता है, तो सबके लिए एक टर्म तुमने अच्छे से डिफाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? कैसे आपका इंस्टीट्यूट आपने बनाया? क्या इंस्टीट्यूट का आप प्लीज़ अपना नाम बताइए और कितने स्टूडेंट्स हैं, सब प्लीज़ हमें वो जर्नी बताइए। नवदा कथकालय मेरे डांस इंस्टीट्यूट का नाम है। जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ कि मुझे खुद पर्सनली जब डांस सीखने जाना पड़ता था, तो मैं 3 साल की एज से डांस कर रही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत दूर लेकर जाते थे, दूर यानी कि मेरे घर से बहुत दूर होती थी मेरी क्लासेस। तो मुझे ये थॉट आया कि एवरीवन इज़ नॉट दैट मच प्रिविलेज्ड जितना मैं हूँ। तो मुझे ये लगा कि जब मैंने इतना सीख लिया, हालांकि आप ताउम्र शिष्य ही होते हो, आप कभी भी पूरी चीज़ें नहीं सीख पाते हो डांस के लिए। तो एज अ स्टूडेंट आप ये समझ सकते हो जब आप किसी के साथ एम्पैथी रखते हो, राइट? तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैंने इतना अभी सीख लिया है, पीएचडी कर लिया है, तो मैं दूसरों को भी इस चीज़ का थोड़ा सा ज्ञान दे सकती हूँ या बांट सकती हूँ, कह सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट कोविड में स्टार्ट किया। मैंने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टार्ट किया था, तो इसलिए तब से स्टार्टिंग है मेरे इंस्टीट्यूट की, नवदा कथकालय। अभी कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके यहाँ अराउंड? मुझे अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि मैं 100 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कथक सिखाती हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में। वाह। जैसे हमने 400 स्टूडेंट्स टीचर्स को मिला के ऑनलाइन सेशन लिया, क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि ऑनलाइन तो फिर थ्रू जूम, थ्रू मीट हम लोगों से कनेक्ट कर पाते थे, तो उस टाइम पे कैसे आपने रीच आउट किया लोगों को? ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि जो वो 400 स्टूडेंट्स हम अभी बोल रहे हैं क्योंकि मैंने सिखाया है, एक्चुअल में वो 400 टीचर्स थे। टीचर्स भी कैसे, कोविड में करने के लिए कुछ नहीं था किसी के पास, और फर्स्ट लॉकडाउन जो सबसे हार्डेस्ट था। हाँ। तो उस टाइम पे लोग डरे भी हुए थे, तो कहीं तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे माइंड को। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ स्कूल डिपार्टमेंट की, शिक्षा विभाग की, कि मुझे उन लोगों ने एक मौका दिया और जस्ट बोला कि मैम अगर आप कथक क्लासेस ले सकते हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें सिखाइए कुछ। तो पहले तो मुझे लगा कि 7 दिन में कथक 400 लोगों को जिन्हें कुछ नहीं आता है, ना ABCD कुछ नहीं आती, डांस की भी नहीं आती, कथक तो बहुत दूर की बात थी। हाँ। मैंने कहा ठीक है, हम ये भी चैलेंज लेकर देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि आप अगर अपनी नीयत साफ़ रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो हर चीज़ आप अचीव कर सकते हो। मैंने बहुत पेशेंटली उन लोगों को सिखाना स्टार्ट किया एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जब लास्ट डे ऑफरिंग होता है किसी भी डांस के लिए या कोई भी शो की लास्ट डे ऑफरिंग होती है, हमें सिर्फ 50 एंट्रीज़ चाहिए थी और हमारे पास वहाँ 400 से ज़्यादा एंट्रीज आई थी कि हम सब परफॉर्म करके मैम को दिखाएंगे, इंक्लूडिंग मेंस भी थे उनके। तो वहाँ बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और नॉन टीचर्स भी थे। ये सारे बीएड टीचर्स होते हैं ना, जो बीएड कॉलेज के, ये वो टीचर्स थे। तो वो ऑल ओवर द MP थे वो सारे, जो जूम से मेरे साथ कनेक्ट होते थे। बहुत अलग उस वक्त सिचुएशन थी कि सब अपने फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे थे, बिकॉज बहुत डरे भी हुए थे। तो ये पहल बहुत अलग है और बहुत अच्छी लगी मुझे सुनने में भी। और आप निशुल्क के बारे में बता रहे थे, तो इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई कि आपने सोचा कि नहीं, मुझे निशुल्क भी सिखाना चाहिए?
निःशुल्क इसलिए क्योंकि मैं जैसे शोज़ करती हूँ, परफॉर्मर हूँ, खजुराहो भी किया है मैंने। हर बच्चा वहाँ तक फाइनेंशियली सपोर्टिव हो, इतना पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है। एक बोलते हैं ना योग, पहले गुरु कैसे अपने स्टूडेंट्स को चूज़ करते थे कि जैसे उनकी कुंडलियाँ मैच करती थी हॉरोस्कोप में, तो स्टूडेंट्स के वो शिष्य के गुण मिलाते थे, टीचर के गुण उससे मिलते थे, तब जाके दे यूज टू टीच दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। तब आपको कहीं शिक्षा, कथक की शिक्षा मिलती थी क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया जाता था। अभी इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, अभी इतना कोई नहीं देखता, अभी सब प्रोफेशनलिज्म की तरफ भागते हैं। तो इसलिए मेरे माइंड में ये आया कि जब मैंने खुद पर्सनली वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और हर तरीके से, मेंटली भी, कि आपको जाना है तो आप जाओ, हम लेकर खड़े हैं आपको हर चीज़ से। क्योंकि अगर बच्चा अच्छा डांसर है, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली भी उतना स्ट्रॉन्ग हो, और अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो। करेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें जब मैंने बच्चों से मिलके बात करी और वो मेरे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते थे, जब वो आते थे शोज़ देखते थे, एज एन ऑडियंस ही वो बोलते थे मैम हमें सीखना है, लेकिन फ़ीस इतनी हाई होती कि हम सीख नहीं पाते। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ लगी कि ठीक है, कमाता हर व्यक्ति है, अगर कुछ पुण्य आप कर सकते हो अपने पार्ट से तो ये क्यों नहीं। बिल्कुल। तो मुझे कोई ग्रांट नहीं मिलती है, लेकिन जो भी मैं अर्न करती हूँ अपने शोज़ के थ्रू, जॉब के थ्रू, कोचिंग्स के थ्रू डांस की, मैं उसी खर्चे से अपने सारे बच्चों का पूरा खर्चा उठाती हूँ। तो उनको मैं डांस भी, चाहे उनकी कॉस्ट्यूम लगे, मेकअप लगे, ज्वेलरी लगे, जो भी उन्हें नीड होती है, तो मैं वो करती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि एक तो सिखाना, उसके बाद परफॉर्मेंस के लिए भी लेके जाना और उनका खर्चा भी उठाना। बिल्कुल। आपने जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तो उसमें क्या रोल रहा? बिकॉज जो मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने सिलेबस में भी थोड़ा बहुत बदलाव लाया है। ये बहुत अच्छी पहल मुझे इसलिए लगी, 21st सेंचुरी की जो स्किल्स अब ऐड हुए हैं, बीइंग अ सीबीएसई स्टूडेंट्स, हम तो प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे इसमें पहले से रहता था ये सब, लेकिन अभी शिक्षा विभाग की नई नीतियाँ जो स्टार्ट हुई है, उसमें मैं एज अ SRG मैंने काम किया था, मैं मेन रिसोर्स पर्सन की टीम में थी। और मुझे ये इसलिए प्रिविलेज मिला क्योंकि मैंने उन 400 स्टूडेंट्स को उनके कथक सिखाया था, तब उन्होंने ये पहचाना, जो डायरेक्टर सर थे, कि नहीं तुम कर सकती हो ये चीज़। तो उसका जो ऑल ओवर MP में कथक के लिए, डांस के लिए जो सिलेबस, एक मॉड्यूल आप कह सकते हैं जो तय किया है, उस मॉड्यूल को बनाने में मैंने उन्हें हेल्प आउट किया था। तो मेरे अभी भी आप जुड़े हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी एज अ गेस्ट टीचर गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती हूँ, 2 साल से कर रही हूँ कथक टीचर के। वाह। तो दी, जो आपने खजुराहो फेस्टिवल के बारे में बताया, उसी में ही आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, करेक्ट? हाँ। तो वो कैसे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज इतने सारे लोगों को जोड़ के रखना, दूसरे परफॉर्मेंस और दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना, और वो जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आया तो कैसी फीलिंग थी? मेरे लिए तो सेकेंड टाइम था क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने एक और बार दिल्ली में बनाया था। अच्छा। वो भी मैंने महाराज जी के ग्रुप के साथ बनाया था, तो उस टाइम पे भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था उस टाइम कि कैसे करेंगे। फर्स्ट हेजिटेशन हमेशा, कुछ भी आप फर्स्ट करते हो तो होती है। करेक्ट। अब जब मैंने उस टाइम पे वो बना लिया, ग्रुप को हम लोगों ने लीड कर लिया, यहाँ पे ये डिफ़िकल्टीज आई कि इतने सारे आर्टिस्ट प्रैक्टिस एक साथ कैसे करेंगे। हाँ। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ रिकॉर्ड तब बन रहा था जब एक टाइम पे सब लोग एक ही स्टेप एक जैसा कर रहे हो, तो ये सिंक्रोनाइजेशन का रिकॉर्ड कह सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ। कि ये सिंक में जब जाएगा ना, तभी वो टेक, हमने खजुराहो में जो मतंगेश्वर मंदिर है महादेव का, वहीं पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो रिकॉर्ड हम लोगों ने वहाँ पे जब प्रैक्टिस किया, और गिनीज बुक की जब टीम आई थी, जब उन्होंने फर्स्ट टेक देखा, उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं हो सकता, अभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पूरे दिन हर आर्टिस्ट ने बिना थके कंटिन्यू रिहर्सल किया,
और सेकेंड डे हमें रिकॉर्ड बनाना था क्योंकि उस दिन हमें खजुराहो का 50th एनिवर्सरी था। हाँ। तो वहाँ पे सारे परफॉर्मर भी बैठे हुए थे कि मतलब जैसे ही हमारा रिकॉर्ड ख़त्म होगा तो खजुराहो का जो मेन फेस्टिवल होता है वो स्टार्ट होगा, जो आर्ट एंड कल्चर का होता है। तो हमारे अंदर वो डेडलाइन फंसी हुई थी कि आपको एक टेक में सिंक के साथ सबको पूरा डांस करना है। तो वो लकीली सब ने उतनी मेहनत करी और हम लोगों ने जब उस चीज़ को आगे किया, अच्छे से वो चीज़ें हो गई थी। और सेकेंड टाइम तो फिर होता है ना, 1 टेक 2 टेक 3 टेक, फिर वो थोड़ा सा आप अंदर से थोड़ा रिलैक्स होने लगते हो। जब रिलैक्स होते हो तो माइंड एकदम आपका काम रहता है, फिर सबका काम बहुत अच्छे से। अराउंड 1700 प्लस लोग थे। 1700 प्लस थे। आप उसका ड्रोन शॉट देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, जब आप पास से देखोगे तब माइन्यूटली थोड़ा बहुत इतना समझ में नहीं आता। हाँ, बट लेकिन ड्रोन शॉट में जब वो एक जैसा राउंड लिया सबने, दैट वाज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। दी अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, अपन क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं, कथक की बात कर रहे हैं मेनली, तो क्लासिकल डांस डिसिप्लिन ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न डांस। हम उसमें मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, अपना एक मॉडर्न तरीका ला सकते हैं। इसमें हम कैसे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा या आपका क्या इसमें कहना है कि इसमें हम मॉडर्नाइजेशन कैसे ला पाए? आप कैसे मॉडर्नाइजेशन लाते हैं इसमें? पहली बात तो मैं मॉडर्नाइजेशन लाती ही नहीं। ओह क्योंकि जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन में पूछा कि एक डिसिप्लिन फॉर्म है, ये गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। जैसे गुरुकुल चलते थे, एक सिलेबस जो गुरु ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि गुरु, एक दोहा है ना, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए। हाँ। तो हमने जब गुरु का दर्जा इतना ऊंचा देकर रखा है, तो क्या आपको लगता है कि हमें अपने गुरु की शिक्षा पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि हम उसमें कुछ नया करें? क्योंकि ये जो सिखाया है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है। हम नया कब करते हैं? जब हमें लगता है कि यार ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम हमारे टीचर्स या गुरु की दी हुई शिक्षा को काट के सोचे नहीं मैं कुछ अपना इनोवेट करती हूँ। इनोवेशन करो, सीख कर कुछ अपना उसमें, लेकिन जो किया हुआ है उसको अपने मन से मॉडिफाई मत करो बैठ के। उसका जो मेन एसेंस है ना, वो तभी आएगा जब वो जितना एंशिएंट और जितना प्योर रहेगा ना, हाँ। वो उतनी चीज़ अच्छी लगती। चंदन की लकड़ी को आप फर्निश्ड करके लगा दोगे तो वो नाम की चंदन रहेगी, उसमें खुशबू नहीं रहेगी। हाँ, हाँ। उसका जो मेन एसेंस था वो तो आपने उसको ख़त्म कर दिया। तो इसलिए मैं कभी ये नहीं सोचती कि मुझे इसमें और क्या इम्प्रूव करना है। नहीं, मुझे रियाज में इम्प्रूवमेंट लाना है। मैं वहाँ मॉडर्नाइजेशन, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन, एनहांसमेंट सब कर दूँगी कि भाई मैं अगर 1 चक्कर ले पा रही हूँ कथक में, हाँ। तो मुझे 50 लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और वो 50 भी कैसे आएगा? जो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तुम 1 चक्कर इसी तरीके से लोगी, वैसे ही तुम 50 लो। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि नहीं मुझे गुरुजी ने तो ये बताया था, मैं कुछ और ट्राई करके अपना बना के बोल दूँ नहीं ये तो मेरी उपज है। क्रिएटिव होना चाहिए लेकिन उस पैरामीटर्स के अंदर। जैसे हम आजकल देखते हैं बहुत सारे रियलिटी शोज़ में, डांस रियलिटी शोज़ में, कि वहाँ मॉडर्नाइजेशन चल रही है। आपको क्या लगता है कितने हद तक पार्शियलिटी भी चलती है या कितने हद तक नहीं चलती है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो भर भर के चलती है क्योंकि है वो सिस्टम होता है, सबका एक फेवरेटिज्म होता है। और मैं सिर्फ इसी फील्ड का नहीं बोलूँगी, हर फील्ड में होता है। होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके चक्कर में आप रियल टैलेंट को दबा देते हो। करेक्ट। प्लस जिस इंसान के अंदर जो पोटेंशियल है आप वो देख ही नहीं रहे हो। क्यों? जस्ट बिकॉज वो आपके कांटेक्ट में नहीं आता है, वो आपके किसी फेवरेट का पर्सन नहीं है, या आप पर्सनली उसको नहीं जानते हो। कला तो पूजा साधना है ना। तो आप क्या अपने भगवान को इसलिए फेवरेट बनाओगे जस्ट बिकॉज वो आपको फेवर्स दे रहे हैं? नहीं ना। तो ये तब होना चाहिए कि अगर कोई बंदा बहुत अच्छा अपनी कला में है
आपका उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर वहाँ पे, सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊँ कि मैं किसी चीज़ की डायरेक्टर हूँ और आप एज अ स्टूडेंट मेरे पास आए हो, ठीक है, या मैं ऐसे कहूँ कि एज अ टीचर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, हाँ ठीक है, एडमिशन तो सबको सेम मिलता है, हाँ है ना, वहाँ तो पार्शियलिटी आपने नहीं करी। नहीं, ठीक है, आपने डोनेशन वालों को भी रख लिया, मैं कहती हूँ बैठते तो सेम क्लास में हो, करेक्ट, ऐसा तो नहीं कि डोनेशन वालों के लिए अलग क्लास है, नहीं, हाँ, बेचारे दूसरे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अलग है, नहीं ना। वहाँ पे जब टीचर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है अपने पढ़ाने में या ज्ञान देने में या उनके रिजल्ट में, तो आप क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको एक चांस देने में? आप क्यों उसे ऐसा कर रहे हो? नहीं, वो चीज़ गलत है। पर्सनली अगर आप किसी से इनसिक्योर हो रहे हो जस्ट बिकॉज शी इज़ मोर टैलेंटेड देन यू, वो चीज़ गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मेरी डांस क्लास में, मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे क्लास में मेरा कोई फेवरेट बच्चा नहीं, मेरे सारे बच्चे फेवरेट है। क्यों? क्योंकि आज ये बच्चा आया है, कल वो बच्चा नहीं आएगा, परसों वो बच्चा नहीं आएगा। आप एज अ टीचर क्या उसको बोल सकते हो बेटा आज वो नहीं आई है तुम काम कर दो, या आज ये नहीं आई आज तुम डांस सीख लो, या आज तुम ऐसे कर लो? उसके माइंड में एक ही चीज़ चलेगी, अच्छा क्योंकि मैम की फेवरेट नहीं आई है इसलिए ऑल्टरनेटिव को मैम ने बुला लिया। तो क्या आपने वो रिस्पेक्ट कमाई? नहीं, वो वहीं ज़ीरो हो गई, आपने वो रिस्पेक्ट नहीं कमाई। आपके लिए रिस्पेक्ट वो है, आप किसी भी बच्चे को रैंडमली रात को भी कॉल करके अगर बोलोगे बेटा मुझे तेरी ज़रूरत है, वो कुछ नहीं सोचेगा, अगर दौड़ता हुआ आपके पास आएगा, दैट इज़ द वन कि आप ट्रू सेल्फ में टीचर कहलाए, कि आपने कुछ उसको दिया। तो पार्शियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उस वजह से मैंने बहुत जगह लैक भी किया है। आज जो मैं पीएचडी करके आज इतने ऊपर आई हूँ, मैं इससे पहले भी और भी चीज़ें कर सकती थी अगर मुझे वो सपोर्ट मिलता। करेक्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, टैलेंट है, लेकिन हर जगह आप बिना अप्रोच के आज के टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हो, जो कि गलत है। टैलेंट है तो अप्रोच की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और अप्रोच वहाँ गलत नहीं है। अगर टैलेंट है, टैलेंटेड इंसान को आगे बढ़ाने के लिए अप्रोच लग रही है, बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल सही है। जिसके अंदर टैलेंट ही नहीं है, सिर्फ अप्रोच है, वो गलत है। वहाँ आप गलत चले जाते हो कि किसी और का हक आप मार के उसे आगे बढ़ा देते हो, वो गलत हो जाता है। जैसे आपने उसकी बात बताई कि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप दूसरे की सीट ले रहे हो। एग्जैक्टली। दी जैसे आपने ये सारी चीज़ बताई, इसमें पेरेंट्स को कितना सपोर्टिव रहना चाहिए, उनको कितना समझना चाहिए, प्लस स्टूडेंट्स आजकल को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व नहीं होते हैं या पेरेंट्स रोक लेते हैं, जो भी रीज़न हो, और एट द एंड ऑफ द डे उनको शायद वो फेलियर वो फेस नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी है और फेलियर को हम कैसे फेस कर सकते हैं? पेरेंट्स का सपोर्ट तो 500% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय आप अपना घर पे बिताते हो, हाँ, है ना। वर्क प्लेस पे भी जाओगे, आप जाके काम करके आ जाओगे, स्कूल जाओगे पढ़ के आ जाओगे, है ना। फ्रेंड्स के घर जाओगे एंजॉय करके आ जाओगे, आओगे कहाँ? घर। तो वो घर आपके लिए सूदिंग सबसे पहले होना चाहिए कि मेरे साथ लाइफ में कुछ भी हो जाए, मेरे पास एक सेफ़ प्लेस होना चाहिए, सेफ़ पर्सन होना चाहिए जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। चाहे मेरी लाइफ में कितना ही गलत हो जाए, कितना ही अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरी विक्ट्रीज़ भी सेलिब्रेट मैं अपने पेरेंट्स के साथ करूँगी, मेरे फेलियर्स में मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही शेयर करूँगी, पेन भी उनके साथ शेयर करूँगी, ट्रस्ट भी उन्हीं पे करूँगी। अगर आपके घर का माहौल बहुत टॉक्सिक है, अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, फैमिली मेम्बर्स तो बाद में आते हैं ना, क्योंकि हर इंसान को टेम तो एक ही इंसान करेगा ना, आपके पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है, और सबके लिए यही होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उतना अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। वाइस वर्सा है, आप अपने पेरेंट्स को समझाने की सिचुएशन में होने चाहिए हो, और पेरेंट्स उस चीज़ को कितना अडेप्ट कर पाते हैं, हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। कि आपने तो भोलेपन में आके बोल दिया कि आज ऐसा हो गया, और वहाँ से 2 मम्मी के लगे, कल से बच्चा बोलना बंद। हाँ, फिर वो शेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं हो रही ना,
फ्रेंड्स हाँ। के सामने आप सब कुछ क्यों बोल देते हो? क्योंकि आपको जजमेंट नहीं होती है हाँ, कि ये मुझे जज करेगी या ये मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। ठीक है, फ्रेंड्स है, बोल दिया, तो वो फियर घर में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ जो हुआ है मैंने बोल दिया। हाँ, अब उसमें अगर बच्चा ये चीज़ सबसे पहले जब हटेगी तो उसको फेलियर का डर कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि घर पे आके उसे सुनने को एक चीज़ मिलेगी, इट्स ओके, हो गया, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, हम लोग हैं, वी आर देयर फॉर यू। अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा होगा, हाँ, वो भी नहीं हुआ तो बेटा हम बैठे हैं, कुछ ना कुछ तेरे लिए सॉर्ट आउट कर देंगे, बिल्कुल यहाँ से फ्री रहे। ये जितना भरा रहेगा ना, उससे ज़्यादा कचरा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कचरा आया तो फिर तो भाई हार्ट अटैक आना पक्का है। हार्ट डिजीज़ मुझे लगता है कि कुछ खाने से नहीं होती है, हाँ, ज़्यादा ये सोचने स्ट्रेस से होती है। हो। क्योंकि आप जितना उस चीज़ को ओवरथिंक कर लोगे, हाँ, आप परेशान हो जाओगे। परेशानियों से तो बीमारी आएगी ही आएगी। करेक्ट। और पेरेंट्स अगर सपोर्टिव रहेंगे तो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी नहीं भी है ना, वो भी आप एनहेंस कर लोगे, क्योंकि आपको मॉरल इतना बूस्ट मिलेगा ना। एक पुश जो हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलता है वो आपको बिल्कुल। फ्रेंड से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि सब मतलब वाली दुनिया है ना। हाँ। पेरेंट्स ही एक है जो निस्वार्थ आपके लिए सब करते हैं, करेक्ट। और डांस के फील्ड में तो सबसे ज़्यादा चाहिए। हाँ, क्योंकि आज भी मैं जितनी लड़कियों को सिखाती हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे हर एक के पेरेंट्स को एक ही चीज़ समझानी पड़ती है कि ये जो डांस है इसका अपना अलग महत्व है। ये नॉर्मल बॉलीवुड नहीं है, ये साधना है। आप सरस्वती जी की, एक तरीके से शिव जी की, है ना, स्तुति कर रहे हो। ये भी भजन का ही भाव है। भजन के भाव पे अगर आप डांस कर रहे हो, एक्सप्रेशंस ला रहे हो, तो आप भी, क्योंकि ये देवदासी प्रथा में नहीं था ना, ये तो मंदिरों में था। हाँ, देवदासी प्रथा में था, लेकिन देवदासी प्रथा को आपने किस टाइप से मोल्ड कर लिया अपने हिसाब से, वो चीज़ अलग हो गई। पहले तो प्योरेस्ट फॉर्म था वो देवदासी प्रथा का। तो ये तो सबसे बड़ा वर्शिप करने का तरीका है। अगर आप इस चीज़ के लिए रोक रहे हो, मतलब आप भगवान से अपने बच्चे को दूर कर रहे हो। सीधी सी बात है। करेक्ट। बच्चा दिन भर भजन थोड़ी गा रहा है आपका बैठ के, लेकिन डांस के थ्रू अगर वो भजन पे परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको कुछ श्लोक तो दिमाग में जा रहे हैं, भावार्थ तो दिमाग में जा रहा है, कुछ तो उसको समझ में आएगा कि भाई हम क्या करते हैं क्या नहीं। तो इसलिए जैसे दी आप बता रहे हो कि भजन पे हम परफॉर्म करते हैं, तो क्या आप अर्थ भी बताते हो जो चल रहे होते हैं? बिल्कुल, वो जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि एक्सप्रेशंस कब आएंगे? भावहीन नृत्य थोड़ी करना है किसी को, भावपूर्ण होना चाहिए। तो उसके लिए जब तक ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं होती, जब आपको ही वो रस समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। तो आप दूसरे को कैसे जोड़ के रखोगे? वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। करेक्ट। जैसे हम कहते हैं ना, विचार, प्रवृत्ति, वृत्ति, है ना, संचारी भाव। तो ये क्या है? ये एक पिक्चर हम देखते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी हम क्यों देखते रहते हैं? इंटरेस्ट आ रहा है। भाई वो इंटरेस्ट कैसे आ रहा है? क्योंकि जो एक्टर वहाँ प्ले कर रहा है ना, वो हम तक पहुँच रहा है। करेक्ट। और जिस भी एक्टर या एक्ट्रेस की हमको एक्टिंग अच्छी नहीं लगती है, वो हमें बोलना नहीं आता है, एक्चुअल में वो भाव हमारे तक आ ही नहीं पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि यार मज़ा नहीं आया, एक्टिंग अच्छी नहीं थी, स्क्रिप्ट अच्छी थी। हाँ, तो सेम लाइव ऑडियंस का भी यही रहता है कि अगर हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो भाव उस तक नहीं गए, क्योंकि बहुत कम ऑडियंस बैठती है जो एकदम कट टू कट जानती होगी हमारे आर्ट फॉर्म के बारे में, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस ये भी बैठती है कि वो पहली बार देखने आती है। तो हमें अपना जो डांस का मॉड्यूल डिसाइड करना होता है, हमें उसके हिसाब से ही करना होता है कि हम एकदम प्योर फॉर्म भी ना रख दें कि बेचारे के सर के ऊपर से सब कुछ चला जाए। हाँ, समझ में ही नहीं आएगा तो फिर तो वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और फिर वहीं लिंक टूट जाएगी एक आर्टिस्ट और ऑडियंस की। वो करेक्ट। इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा जो है ओरिजिन एग्जैक्टली कहाँ से हुआ था, और इसमें जैसे म्यूजिक्स में घराना होता है, तो इसमें भी कुछ ऐसे घराने वाला चीज़ है? भाव और सोफिस्टिकेशन के लिए का काम, चक्कर, हाथ, सब कीन और परफोरेशन, जब हम दोनों हाथों को साथ में रख ऐसे किया, और यही मैं लखनऊ में करूँगी। तो उन्होंने इस घराने में म्यूज़िक को, पखावत के जो बोल है, बांसुरी के जो बोल है, मृदंग के जो, मेरे लिए डांस यानी डांस है, कथक यानी कथक है।
अंगुष्ठ है ना। और कुछ नहीं। हमेशा फन विद लर्निंग सिखाना चाहिए ताकि हाँ। वो आगे तक उनके माइंड में करते थे, कुछ गाते थे तो मैं भी बैठ के बहुत सारे पेरेंट्स आजकल बहुत पैम्परिंग करके बच्चों को रखते हैं कि ठीक है मैडम ने डांट दिया, अच्छा बेटर करते हैं। इस चीज़ को कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है,